हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट और करंट अफेयर्स लेकर। हमारा जो करंट अफेयर्स की सेशन है, हमारी जो करंट अफेयर्स की जर्नी है, वो जर्नी हमने स्टार्ट की है। हम बहुत अच्छे से आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी कवर की है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है हम आगे अभी आने वाले समय में कवर भी करने वाले हैं। आई होप आप जो है करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को जो है एंजॉय कर रहे हो। मैंने बहुत ज्यादा बेसिक से भी आपको समझाया है, किस तरीके से आपको बनाना है, चार्ट कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैंने आपसे करवाई है। हमने ये सारी चीजें भी की है पर्टिकुलर सेशंस में। लेकिन जो भी बच्चा है जिनको भी कोई डाउट है कि न्यूज़पेपर रीडिंग में ही डाउट आ रहा है, या फिर कोई बच्चा है अगर उसी को कुछ न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है मुझे कमेंट में बोल सकते हो। मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखो, जो पर्टिकुलर सेशन है हमारे करंट अफेयर्स के चलते हैं, वहां पर हमने जो है कुछ इनिशिएटिव जो है स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे हमने बोला है कि भाई हमेशा जो है जब हमको डिस्कस करना है रिगार्डिंग करंट अफेयर, तो जो भी प्रीवियसली डिस्कस पॉइंट होंगे, उसको जो है हम पहले थोड़ी देर तक क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे। अब रिकॉलेशन क्या होता है? रिकॉलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जितना रिकॉल करते हो उतनी ज्यादा चीजों को आप इजिली मेमोराइज भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो मैंने ना कुछ स्कीम आपके सामने डिस्कस कर रखी थी इसके पहले भी। आज मैं चाहता हूँ कि इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम अगेनली पहले ग्रैब कर ले, पढ़ ले एक बार वापस से, ताकि मैं फिर नए स्कीम्स के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं। जैसे सबसे पहले अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट मिशन था, मालवीय मिशन। ठीक है, मालवीय मिशन, इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल में समझाया है। तो क्या आप बोल सकते हो ये जो मालवीय मिशन है इज रिगार्डिंग विथ व्हाट? मालवीय मिशन किसके संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है? रिमेंबर, मालवीय मिशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले जो भी बच्चे नए हैं या फिर जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर्स में या फिर उससे पहले भी जिन्होंने ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा नहीं है या फिर उन्होंने ये सारी चीजें देखी नहीं है, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ देम आई थिंक यू ऑल हैव टू रिमेम्बर, आप सबको ये चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, मालवीय मिशन जो एजुकेशन के संदर्भ में है, क्या मिशन है ये? इस पर्टिकुलर मालवीय मिशन में ये बोला गया है कि जो भी एजुकेशन है, जो भी टीचर्स है, ठीक है, तो मोर देन 15 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, पर्टिकुलरली एजुकेशन के फील्ड में भी जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो काम है वो पर्टिकुलरली किया जाता है अंडर द मालवीय मिशन। ठीक है, मालवीय मिशन का एक पर्टिकुलर मकसद है, तो टीचर्स उनको काम करे, तो आपको वो याद करना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है, वी हैव वन मोर थिंग, जैसे पीएम श्री। पीएम, ये भी मैंने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया है। और ये पीएम श्री स्कीम किसके रिगार्डिंग है? तो पीएम श्री स्कीम इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एजुकेशन। किसके संदर्भ में है? ये भी आपका एजुकेशन संदर्भ में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है ना, स्त्री का मीनिंग क्या है? स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। इसमें टोटल 15,000 अप्रोक्स बोलो, मतलब स्पेसिफिकली 14,500 स्कूल्स दे आर गोइंग टू बिल्ड, जो कि एक वर्ल्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। ठीक है, ये भी हमने जो है लास्ट टाइम से किया रखा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब जो मैंने डिस्कस करना है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर पीएम दक्ष योजना। आज के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको हमें डिस्कस करना है दैट इज द पीएम प्रधानमंत्री दक्ष योजना। प्रधानमंत्री दक्ष योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री दक्ष योजना। नाउ व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री दक्ष योजना इज ऑल अबाउट? प्रधानमंत्री दक्ष योजना किसके संदर्भ में है? तो एक बात तो फिर याद कर लो कि पीएम दक्ष योजना इज वन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सबसे पहले क्या याद करोगे कि भाई दक्ष योजना जिसके बारे में बोल रहे हैं वो क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियो में इसके बारे में समझाया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ स्कीम होती है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जितने भी पैसे चाहिए वो सारे के सारे पैसे की जो फंडिंग है, मतलब 100% जो फंड्स है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि 100% फंड है, और सारे के सारे फंड कहाँ से आएंगे? वो सारे के सारे फंड जो है हमारे पीएम दक्ष, मतलब सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे। ठीक है, कहाँ से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर स्कीम की जो भी पैसा है, दैट 100% फंड फ्रॉम द पर्टिकुलर स्कीम, जो कहाँ से आएंगे? 100% पैसे कहाँ से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले हैं। ठीक है, दैट्स वाई
दिस पर्टिकुलर सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ ये पर्टिकुलर स्कीम फिर किसके सेक्टर में है या फिर क्या पर्टिकुलर स्कीम है? तो रिमेंबर यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इनका जो है बहुत ज्यादा अहम भूमिका है इन पर्टिकुलरली पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत। ठीक है, नाउ व्हाट आर ये फिर ये योजना किसके रिगार्डिंग है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है इन ऑर्डर टू स्किल वी नीड टू प्रोवाइड द स्किल। हमें क्या करना है? पीएम दक्ष में स्किल प्रोवाइड करनी है। किसको स्किल प्रोवाइड करनी है? टू मार्जिनलाइज सेक्टर, वी नीड टू प्रोवाइड स्किल टू जो मार्जिनलाइज सेक्टर है। ठीक है, उस मार्जिनलाइज सेक्टर्स को क्या करें? जो मार्जिनलाइज पर्सन है, पीपल है, उनको क्या प्रोवाइड करनी है? स्किल प्रोवाइड करनी है। तो वो आर मार्जिनलाइज पीपल, स्किल पीपल को मार्जिनलाइज के। तो रिमेंबर आपके एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी, ये जो कैटेगरीज है एक्सेट्रा, इनके जो पीपल्स है उनको मार्जिनलाइज स्किल प्रोवाइड करनी है टू दिस मार्जिनलाइज सेक्टर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब ये स्किल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो स्किल तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जिनको स्किल प्रोवाइड करने वाले हैं उनका जो एज क्राइटेरिया है, व्हाट इज दैट एज क्राइटेरिया? एज क्राइटेरिया इज नथिंग बट 18 टू 45। 18 to 45 इज द एज क्राइटेरिया है, उनको जो है हमें पर्टिकुलरली ट्रेनिंग या फिर स्किल जो है प्रोवाइड करने का हमने डिसीजन ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक याद कर लो। ठीक है, जो है जो हमारे अदर पीपल्स है, जो लाइक देयर आर सम स्पेशल बेनिफिट, जो कुछ स्पेशल बेनिफिट है। किसको स्पेशल बेनिफिट है? कि अगर कोई एससी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है, ठीक है, तो उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। किनको? जो इस कैटेगरी में भी है, प्लस जो सपोज कौन सा काम करते हैं? जो वेस्ट पिकर पे काम करते हैं, जो कचरा उठाना है, कूड़ा उठाना है, ठीक है, उसको पिक करने का जो काम करते हैं उनको। ठीक है, ऐसे अलग अलग कुछ काम दिए गए हैं। ये काम अगर आप कर रहे हो और अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है और भी स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे। तो बहुत अलग अलग बेनिफिट के बारे में वहां पर फिर बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको जो ये चीजें जो क्लियर है। आई होप आपको जो स्कीम जो मैंने अभी आपको बोली है वो आपके दिमाग में आ गई है। ठीक है, नाउ नाउ सेकेंड स्कीम आज के लिए कौन सा स्कीम है? जो सेकंड स्कीम है जो आज हमें पढ़ना है, रिमेंबर एक स्कीम है दैट इज मेरा बिल मेरा आधार स्कीम है। मेरा बिल मेरा आधार स्कीम। ठीक है, इसको जो है आपको पता करना होगा कौन सा स्कीम है। बिल मेरा बिल मेरा आधार, मेरा बिल मेरा अधिकार, नॉट आधार, सॉरी, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। ये पर्टिकुलर मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम जो है वो सबसे पहले क्या है ना कि कहाँ पे ये पर्टिकुलर लॉन्च हुई है? तो रिमेंबर दिस इज इनिशियली लॉन्च इन आसाम। ये आसाम में लॉन्च हुआ है, गुजरात में लॉन्च हुआ है। ये आसाम गुजरात में ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है आपकी लॉन्च हुई है एट वेरी इनिशियली। अब इसमें क्या है ना, इस पर्टिकुलर क्या है, जैसे मेरा बिल मेरा अधिकार है, दिस इज दे आल्सो हैव द मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, मोबाइल ऐप के ऊपर भी है सारा चीजें, सारी जो चीजें हैं कि इसका जो अपडेशन होगा, जो भी होगा आधार कार्ड का आपका, वो वहां पे मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर ऐप जो है वो हर एंड्रॉइड को भी ये क्या होता है चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेरा बिल मेरा अधिकार है। ठीक है, मोबाइल ऐप भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि किन तरीके से जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, कस्टमर मस्ट आस्क फॉर द बिल। जो कस्टमर को क्या करना होता है, हमेशा बिल तो के बारे में तो पूछना ही पड़ेगा कस्टमर्स को। ठीक है, कस्टमर मस्ट फोकस टू इनकरेज द एम्प्लॉय। जो कस्टमर है उनको क्या करना पड़ेगा, इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज को, ताकि जो है जो बिल जो है वो क्या कर सके, पेमेंट कर सके। बिल जो है तो पेमेंट करेंगे तो बिल भी ले सके। दैट्स वाई बिल लेना एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना, जो जीएसटी इनवाइस है, उस जीएसटी उस सामने को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी क्या हो जाएगा, अच्छे से मुनाफा होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस बिल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार, इसको याद रख लो। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द फ्यू पर्टिकुलर थिंग, फ्यू पर्टिकुलर इवेंट जिसको बारे में हमने पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो स्कीम्स है जो मैं चाहता हूँ आपको पता हो, सारी स्कीम है, आपने स्कीम के बारे में अच्छे से अभी आपको ये पता लग गया है। आगे बढ़ते हैं।
पहला सवाल आपके सामने पेश है आज का, ये आराम से थोड़ा सा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पहले सोचो एंड देन करेक्ट करो, मार्क करने का प्रयास करो। ठीक है, देखो सवाल क्या है, पहले रीड करो एंड देन मार्क इट। चलो, आई होप आप लोगों ने जो है सवाल रीड कर रखा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इन नवंबर 2030, इन नवंबर 2030 Dadash is become Dadash has become the first Indian private company. Dadash has become the first Indian private company to receive the type of certification from, ठीक है, टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविलेशन। देखो क्या होता है ना, बहुत, अब देखो ड्रोन्स खास करके मैं अगर बात करूँ तो ड्रोन्स के लिए ना बहुत ज्यादा कंपनियां अभी आगे आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपनियों को, अब देखो सबको तो हम परमिशन नहीं दे सकते कि आप जहाँ चाहे फिर आपका मतलब ड्रोन जो लेके उड़ा लो, बिकॉज देर आर सो मेनी पब्लिक प्लेस, सो मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पर ये सारी चीजें क्या है आपकी अवॉइड हमें करनी होती है। तो सबको जो है सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं, सबको जो है हम परमिशन भी नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, जो चाहती है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें क्या करना है, सिविल एविएशन का जो पर्टिकुलर फील्ड है वहां पे उनको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वैसे ही एक कंपनी है जो कि बिलोंग करती है बेंगलुरु से। कहाँ से बिलोंग करती है, बेंगलुरु कर्नाटका से वो बिलोंग करती है। कौन सी कंपनी का नाम क्या है, द फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जो बेंगलुरु से जो स्पेसिफिकली बिलोंग जो है वो करती है। ठीक है, उस कंपनी को, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर कंपनी है आपकी, दैट पर्टिकुलर पहली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, फ्लाइंग सर्टिफिकेट जो है उनको मिला है। ठीक है, नाउ द टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, टाइप ऑफ सर्टिफिकेट वाज गिवन टू देयर इंडिजिनियसली अनमैन्ड, जैसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, उसका नाम क्या है था, फॉर 10, उसको जो सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, अब ये क्या है, the Ford 10 is certified for its proper design, material specification, construction and performance for safe operations. ठीक है, certification of this unmanned aircraft system is based on the, ठीक है, recognition of a UL India Private Limited. ठीक है, now that's why ये जो सिविल एविएशन का फील्ड है वो अभी क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया हैज साइन एमओयू, भारत द्वारा एमओयू साइन किया गया है किस देश के साथ, इस किस देश के साथ अभी हालांकि साइन हुआ है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सिविल एविएशन सेक्टर। जो भारत का सिविल एविएशन सेक्टर है, उस सिविल एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, उस सिविल एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए भारत गवर्नमेंट द्वारा एक एमओयू साइन हुआ है किस देश के साथ, कौन से देश के साथ, ठीक है, ताकि सिविल एविएशन क्या करे, इम्प्रूव कर सके। तो रिमेंबर वी हैव साइन दिस एमओयू विद द न्यूजीलैंड। किसका साइन हुआ है, हमने न्यूजीलैंड द्वारा, हमने ये पर्टिकुलर न्यूजीलैंड के साथ मिलके जो हमने ये पर्टिकुलर एमओयू साइन कर रखा है, जहाँ पे हमारा मकसद क्या है, वहां पे हमारा मकसद है कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। वहां पे हमने क्या बोला है कि मैक्सिमम हम क्या करेंगे वहां पे, डेवलपमेंट करेंगे इन फील्ड ऑफ सिविल एविएशन। देखो कोऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जितना ज्यादा आप कोऑपरेट करते हो उतना ही ज्यादा आपको ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए आपको उतनी सारी चीजें क्या होती है, फिर हेल्पफुल बन जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है, देखो, इन नवंबर 2023 मूडी इन्वेस्टर सर्विस रिटेन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन एट डाइजेस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। कितना इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन बोला गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन जो होता है वो कितना बोला गया है फॉर द मूडी इन्वेस्टर सर्विस का। ठीक है, अब देखो बात को समझो, एक बात को समझो मेरा, इफ यू लुक एट अवर लास्ट लेक्चर में जाता हूँ, लास्ट लेक्चर को ना जीडीपी के बारे में कोई डाउट है, जीडीपी प्रोजेक्शन के बारे में कोई डाउट है
वो लोग पक्का लास्ट टाइम को जो लेक्चर है अपना उसको एक बार जाके देख लो। वहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया है कि आपका जो आई कैन से जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होता है। एक बार आप उस चीज को वापस से रिकॉल कर सकते हो, वापस एक बार देख सकते हो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो मूडी इन्वेस्टर्स है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे प्यारे भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, देखो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये तो बात सबसे ज्यादा सच है। इंडिया इज, आप याद कर लो, इंडिया इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। हमारे आगे केवल 4 देश हैं, एंड उन चारों देशों में जो भी हमारे आगे हैं 4 देशों में अगर हम कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का, तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग अमाउंट देम, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अमाउंट देम, बहुत ज्यादा फास्ट क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोथ है उस पर कितना इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रदर्शन कर रखा है मूडी द्वारा, कि आप इतने परसेंट क्या करोगे, ग्रो करोगे, तो फिर कितना वो ग्रोथ रेट कितना बोला गया है। रिमेंबर दैट ग्रोथ रेट जो मूडी द्वारा बोला गया है, दैट इज अ नथिंग बट योर 6.7%, दैट इज नथिंग बट योर 6.7%। रिमेंबर जो मोडी है उनके द्वारा क्या बोला गया, मोडी इज क्या, मोडी इज वन ऑफ द क्रेडिट एजेंसी है, ठीक है, ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी है, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है दैट इज अ 6.7% की जो फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। रिमेंबर ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आपकी मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा, दैट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा, 6.7% जो है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 है, उसमें इंडिया का जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन होगा कितना बोला गया है, 6.7% है, ठीक है। नाउ अब ये है, दिस रिपोर्ट हैज आल्सो प्रोजेक्टेड दैट इंडिया जीडीपी टू बी ग्रो 6.1%, हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा, 6.4%, 6.1% से ग्रो करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, एंड 6.3% ग्रो करेगा फॉर द फाइनेंशियल 25-26, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने ऐसा बोला है, व्हाट आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड, आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड दैट, आरबीआई का ऐसा कहना है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है दैट इंडिया कितना ग्रो करेगा, 6.5% से ग्रो करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। तो आरबीआई से स्लाइडली एंटर है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 2023-24 में इंडिया कितना ग्रो करेगा, 6.7% ग्रो करेगा, लेकिन आरबीआई बोल रही है 6.5% ही ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन इस सबको छोड़ो, ये सबको छोड़ो, अगर आप इन सबको छोड़ दोगे और इंडिया का ना Q1 रिजल्ट देखोगे, Q1 का रिजल्ट देखोगे, Q1 मतलब क्या होता है, जब साल स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल 2023-24 स्टार्ट है, उसके पहले के जो 3 महीने रहते तो ये Q1, Q1 में हमने जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया 7.8% का, और ग्रोथ रेट 7.8%, ठीक है। और अगर अगर हमने Q2 या Q3-4 में अगर मोर देन 7.5% का ग्रोथ रेट शो कर दिया ना, दैट इज हिस्टोरिकली व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इंडिया ज्यादा ग्रोथ रेट शो करेगा। आरबीआई या फिर मुझे, अगर आप थोड़ा सा भी फिर ऊपर रेट करते हो तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और 6.7% या 6.5% वेरी वेरी लेस इकोनॉमिक्स ईयर के लिए। लेकिन मुझे लगता है हम इससे भी ज्यादा ग्रोथ नोटिस करेंगे आने वाले कुछ समय के भीतर, बिकॉज उस तरीके से जो है सिनारियो बन रहे हैं, उस तरीके से जो है ग्लोबल मार्केट बन रहा है, ठीक है। चलो आई होप आपको जो चीजें हैं वो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सोचो, सेम सवाल है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। हाँ, व्हाट इज क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे तो, नेम द कंपनी, एक कंपनी का नाम बोलो, दैट हैज रिसेंटली टाई अप विद एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टू सेट अप ए न्यू 50-50 joint venture company, 50-50 joint venture company which can design, develop, produce, sell and support
द हेलीकॉप्टर इंजन। HAL ने किस कंपनी के साथ मिलके ये डिसाइड किया है कि दे विल लॉन्च अ वन न्यू 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी। 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी क्या करेंगी, वो लॉन्च करेंगे। दे विल लॉन्च द 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी। और जब ये कंपनी का मेन काम क्या होगा, दिस कंपनी इट विल फोकस ऑन डिजाइन, डेवलप प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन जो काम करेगा, सेल के ऊपर काम करेगा, एंड द सपोर्ट किसके लिए, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए। किसके लिए, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए। तो किसके साथ मिलकर HAL ने ये सब टाइप किया होगा। देखो HAL बहुत बड़ा नाम है व्हेन इट कम टू हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री का। अगर आप हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन HAL का देखोगे तो HAL का जो आई कैन से लाइक हेलीकॉप्टर इंजन का जो सपोर्ट्स है या फिर जो डेवलपमेंट है HAL के लास्ट फ्यू ईयर के, दैट इज ह्यूमंगस। ह्यूमंगस डेवलपमेंट शो करता है HAL। ठीक है, तो इस HAL ने क्या क्या है, इस HAL ने कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है स्पेसिफिकली, आई कैन से फ्रांस बेस्ड कंपनी है। कौन सी, सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन। ठीक है, एक फ्रांस की कंपनी आपकी, कौन सी फ्रांस की कंपनी आपकी, सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन। तो उनके साथ मिलके जो ये उनके साथ मिलके जो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है लॉन्च कर दिया है। ठीक है, उस कंट्री के साथ मिलके जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट लॉन्च करते हैं उनके साथ मिलके उन्होंने बोला है। ठीक है, जॉइंट वेंचर करेंगे। ठीक है, तो HAL and France-Benz Safran helicopter engines, they have decided we will set up a new 50-50 joint venture कंपनी। कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में। वो कंपनी का काम क्या होगा, एज आई टोल्ड, कंपनी का काम क्या होगा। बट फर्स्ट द जॉइंट वेंचर विल बी द फर्स्ट इंजन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर हाउस इन इंडिया। इस जॉइंट वेंचर का पहला जो मतलब प्लेस होगा यहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पे होगा, इंजन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाउस इन इंडिया में होगा। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है, कि एम क्या है, एम इज टू डेवलप द एडुकेट, ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम फॉर द इंडियन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी, अगेन एक कंपनी है दैट हैज रिसेंटली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एयरबस। इसके साथ एयरबस के साथ क्या है, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है। किसके लिए साइन है कॉन्ट्रैक्ट है, एयरबस टू एस्टैब्लिश maintenance, to establish a maintenance, repair and overhaul facility for A320 फैमिली एयरक्राफ्ट। ठीक है, मेन उनका पर्पस क्या है, किसके लिए ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, उनका मेन पर्पस है कि दे वांटेड टू लॉन्च द फैसिलिटी। ठीक है, दे वांटेड टू लॉन्च द फैसिलिटी। ठीक है, एयरबस क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा, रिपेयर करेगा और ठीक है, एंड ओवरऑल करेगा। MRO इसे बोलते हैं, फैसिलिटी फॉर A32 फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट। तो किसके साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, किसने एयरबस के साथ ये पर्टिकुलर साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। अगेन थोड़ा सोचो, अभी भी बहुत ज्यादा न्यूज में ये पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा था। रिमेंबर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इट्स नथिंग बट, जो मैंने बोला है अभी भी आपको, HAL। किसने ये किया है, HAL ने पर्टिकुलरली ये जो चीजें वो की है। और अभी रिसेंटली में क्या है, देखिए ऑन 9 नवंबर 2023, 9 नवंबर 2023 में जो HAL है एंड जो आपका एयरबस है, HAL एंड एयरबस, उन्होंने क्या किया, HAL एंड एयरबस दे आर लार्जेस्ट यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। एयरबस इज द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। किसके लिए, जो MRO फैसिलिटी है A20 फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, जो कहाँ पे आपकी नासिक महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगी। ये फैसिलिटी कहाँ पे मिल जाएगी आपको, नासिक महाराष्ट्र में मिल जाएंगी। ठीक है, जो एयरबस कंपनी पर काम किया हुआ, एयरबस विल प्रोवाइड टूल्स एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है, अप टू द ईयर ऑफ 2024 तक। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें हैं, जैसे वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए याद करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूट जो रिसेंटली साइन है MOU with the FSR Global to promote collaboration in academic and research on regulatory issue of the energy sector। बोलो, एकेडमिक रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए MOU साइन हुआ है
फॉर द एनर्जी सेक्टर। तो किसने, कौन सा इंस्टीट्यूट होगा जिसने ये पर्टिकुलर एमओयू साइन कर रखा है? ओके, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा होगा इसके बारे में। थोड़ा आप लॉजिकल लीजिए। तो मैंने बोला है आपको व्हाट शुड बी द सोर्सेज दैट यू नीड टू फॉलो फॉर द करंट अफेयर्स। फॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स आपको जो है सोर्स फॉलो करने पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज आपका न्यूज़पेपर, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो इस तरीके से इनिशिएटिव आते हैं वो आप पहले से रीड करके रखो। आई विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, नो डाउट अबाउट इट। आई विल प्रोवाइड द फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो भी फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आई विल ऑल्सो हेल्प यू कि किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं आपको हमेशा ही करता हूँ। आपको भी क्या करना है, आपको भी मेरे साथ मिलके जो है पर्टिकुलरली जो चीजें हैं रीड करनी पड़ेगी, तभी आपको जो चीजें याद होगी जाएगी। अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, आप बस क्या करोगे, करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते रहोगे और आगे आगे बढ़ते रहोगे, पीछे का कोई रिवाइजन ही नहीं होगा। और अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को याद कर नहीं सकते हो। ठीक है ना, रिमेंबर। तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स है कि जो एमओयूज होते हैं, जो साइंस होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, रिमेंबर, ये जो पर्टिकुलर अभी एमओयू की हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एमओयू जो है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने साइन किया है एमओयू फॉर व्हाट, टू प्रमोट अ ग्लोबल कोलैबोरेशन इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च ऑन रेगुलेटरी इश्यूज। ठीक है, जो भी रेगुलेटरी इश्यूज है ऑफ एनर्जी सेक्टर के, ठीक है, व्हाट आर द रेगुलेटरी इश्यूज ऑफ एनर्जी सेक्टर, उसमें जो एकेडमिक एंड रिसर्च के जो है, ये जो कोलैबोरेशन है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसको बूस्ट करने में जो ये सारी चीजें काम आ रही है। ठीक है, द एमओयू हैज बीन साइन किसके बीच में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आपके एफएसआर ग्लोबल में, इसके लिए, टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च। ठीक है, यस, जो भी एनएल सेक्टर का होगा, एनएल सेक्टर जो भी इशू है एनएल सेक्टर के, वो अब एनएल सेक्टर के तो बहुत सारे इश्यूज आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब वो भी क्या कर देंगे वो भी मैं बोलता हूँ। ठीक है, मेन एम क्या है वो भी देखो, कि जो स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, ठीक है, जो एनर्जी रेगुलेशन में काम आती है, उसमें मैनेजमेंट जो है, ठीक है, मैनेजमेंट बोथ इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड को क्या करना है, उनको एक्सप्लोर करना है, टेकआउट करना है, नई नई प्रैक्टिसेस को क्या करना है, अडॉप्ट करके रखना है। ठीक है, दिस आल्सो हेल्प देम, दिस एमओयू आल्सो हेल्प देम टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी सेक्टर एंड इट्स रेगुलेशन। तो ये बोथ साइडेड क्या होता है, हमेशा बेनिफिट ही आपको पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी भी अगेन वन मोर एमओयू, ठीक है, विच इज साइन, वन मोर एमओयू, ठीक है, जो है रेलटेल के साथ साइन हुआ है। व्हाई, बिकॉज दे नीड टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 30,000 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। इसने रेलटेल के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है, कितने 1,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का वो एमओयू है। और किसके ऊपर फोकस करने वाले वो लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, फॉर द कमिंग नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है जिसने ये पर्टिकुलर एमओयू क्या किया है, साइन किया है? रिमेंबर, दिस हैज बीन साइन बाय द आरईसी। किसने साइन किया है? आरईसी ने साइन कर रखा है। ठीक है, नाउ देखो, सोचो व्हाट इज आरईसी देन। आरईसी इज अ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड होता है। इन्होंने एमओयू साइन किया है रेलटेल के साथ, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स है उनको हम जो अंजाम दे सके, उनको जो है हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। ठीक है ना, अब ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलरली, वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो आपको अगर देखोगे, उसको एरिया देखोगे, रेंज ऑफ एरिया होगी, वो एरिया ऑफ रेंज क्या है आपके, जो भी डाटा सेंटर प्रोडक्ट है एंड सर्विसेज है, टेलीकॉम एंड आईटी प्रोडक्ट्स है, सर्विस प्रोडक्ट है, रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट है, एवरीवेयर दिस प्रोजेक्ट लाइक encompasses द वाइड रेंज ऑफ द एरिया। ठीक है, अब ये भी आपको आराम से पता होना
ठीक है, बिकॉज अगेन दिस इज विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, which institute has again signed one MOU with Lean Campus Startup, the Trust, and Women Entrepreneurs International Chamber of India to empower corporate and financial empower the corporate and women entrepreneurs. Yes, सोचो एमओयू के बारे में, सोचो थोड़ा सा। देखो आपके ना एक काम को, अब देखो हमने ना बहुत सारे एमओयू अभी हम कर रहे हैं, और अभी आने वाले कुछ सवाल में हमने क्या करना है, और भी अगर एमओयू आते हैं आने वाले इसमें और भी एमओयू आ जाएंगे। ठीक है, जो लेक्चर्स हम आगे जाके भी करने वाले हैं वहां पर भी आपके साथ जो है अलग अलग एमओयूज आएंगे, तो वहां पर भी आपको उस एमओयू को क्या करना है, डील करना ही है। ठीक है, तो देखो जो एमओयूज आते हैं तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, अभी सेपरेट पेज के ऊपर एक लगाओ एमओयू का एक सेपरेट पेज बनाओ, तो और उस सेपरेट पेज में सारी चीजें क्या करो, मार्क करके रखना। सेपरेट पेज के ऊपर क्या करना है आपको, ये सारी चीजें क्या करके रखनी है, मार्क करके रखनी है। ठीक है, तो जो एमओयूज है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं चाहता हूँ अभी देखो आज ही हमने बहुत सारे एमओयू कर लिए हैं, तो ये सारे एमओयूज मैं चाहता हूँ आपके पास सेपरेट नोटबुक में नोटेड हो, ताकि फिर आने वाले समय में जब भी आपको रिविजन लगानी होगी, करनी होगी, तो आप बहुत ज्यादा आसानी से क्या कर सकते हो, रिविजन भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेम थिंग, बोलो मुझे यहाँ पे किसके द्वारा ये पूरी जो है साइन हुई है, तो रिमेम्बर जो इंडिया जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने उन्होंने क्या किया, दे हैव साइन एमओयू, किसके साथ एमओयू साइन किया उन्होंने भी। ठीक है, लियन, ठीक है, कैंपस स्टार्टअप के साथ साइन किया, प्लस और कौन है उनका पार्टनर, वुमन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल चेंबर ऑफ इंडिया, वुमन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल चेंबर ऑफ इंडिया, इनके साथ साइन है। और इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है दे नीड टू एम्पावर, दे नीड टू empower corporate, they need to empower the corporate and women entrepreneurs। ठीक है, तो empower, they need to focus on to empowering the corporate and women entrepreneurs। ठीक है, that is the main मकसद behind it। ठीक है, so what is the correct answer, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखो जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स है उनको बिल्डअप करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि जो है बहुत सारे पर्टिकुलर एरिया, देखो लुक एट गुरुग्राम हो गया, हरियाणा हो गया, वहां पे विल नीड टू फोकस ऑन मोर, ताकि जो बिजनेस है वो बिल्ड हो पाए आगे। हाँ, थोड़ा सोचो इसके बारे में। अगेन द अपॉइंटमेंट से एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है रिगार्डिंग द थिंग, थोड़ा सोच के इसको मार्क कर लेना। ठीक है, सोचो, यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, ये भी याद करके रख लेना, जब भी ये अपॉइंटमेंट है आपके होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इस अपॉइंटमेंट को याद करो। नॉट ओनली द अपॉइंटमेंट आप याद करोगे, ये अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो जहाँ पर ये अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, उसको भी याद करना उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, अब ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी आपके फॉर एग्जाम्पल आपका आरटीआई हो गया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वहां पर भी ये रोल प्ले कर देंगे इंपॉर्टेंट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर अभी जो है किसको मतलब बिठाया गया है एज लाइक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका नाम क्या आपका, हीरालाल समारिया। जो हीरालाल समारिया है उनको दे बिकम द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। ठीक है, नाउ इनके बारे में जैसे मैंने बोला कि ये जो अनाउंसमेंट है इनकी कब हुई है, 6 नवंबर 2023 को, तो इसके स्पेसिफिक की तारीख है अपने पास 6 नवंबर 2023 को, जो है आपके जो हीरालाल समारिया है उन्होंने जो है शपथ ग्रहण की है एज अ सीएम। ओके, सीएम ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, ना अब यहाँ पे भी मैंने ये भी बात बता देता हूँ कि जो ओथ सेरेमनी है वो ओथ सेरेमनी जो है वहां पे राष्ट्रपति स्वयं रहेंगी और उनके द्वारा वो ओथ सेरेमनी हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज मैंने बोला है कि ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ
इफ से पहले अपॉइंटमेंट होने से पहले वो कहा थे तो प्रायर टू द अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो अनाडी रामलिंगम was serving as a chairman and MD of REL, ठीक है, उनके जो है चेयरमैन एंड एमडी जो है उनका जो पोजीशन है उसको वो क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यस, ठीक है, नाउ ये, ठीक है, इनको भी याद करके रख लेना है आपको, ठीक है। आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू द अदर्स ऑप्शन जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली जो लिखे हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको पता होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे मैंने इससे पहले बोला है आपको, बिकॉज ये अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने सारे अपॉइंटमेंट आपको एक ही साथ दे के रखी है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो चीफ है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ठीक है, सीआईसी का, ठीक है, तो वो दैट इज हिराला समारिया। लेकिन जो आपका अदर ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अनाडी रामलिंगन है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या सर्व किया है, अनाडी रामलिंगन हो गए, विनोद कुमार हो गया, विनोद कुमार तिवारी हो गए, ज्यादा आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी स्वेरिंग सेरेमनी है उनका, ठीक है, दैट हैज बीन, उनका भी स्वेरिंग सेरेमनी है, दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सीआईसी न्यू दिल्ली, ठीक है, नाउ इसको याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट, अगेन थोड़ा सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, थोड़ा सोचो, which organization has recently appointed, which organization has recently appointed, ठीक है, गोवर्धन एस रावत, ठीक है, गोवर्धन एस रावत एंड डॉक्टर अजय कुमार सूद, डॉक्टर अजय कुमार सूद एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, 5 साल के टेन्योर के लिए, ठीक है, गोवर्धन आर रावत एंड डॉक्टर अजय कुमार सूद, इनको एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है। नीचे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बोल के रखा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में इनका अपॉइंटमेंट होगा। तो रिमेंबर ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नाबार्ड में है पर्टिकुलरली, उनको ये पर्टिकुलर मतलब पोस्ट मिली है, ठीक है। नाउ अगेन, अब ये जो कब तक ये पोस्ट होल्ड करेंगे, ठीक है, तो डॉक्टर जो अजय कुमार सूद है, ही विल होल्ड द पोस्ट टिल द, ठीक है, सुपर एनुएशंस ऑन द 31st ऑफ अगस्त 2027 तक हो जाएगा, ठीक है, टेन्योर। अब ये भी याद कर लो, नाबार्ड इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नाबार्ड के बारे में जो आपको आराम से पढ़ के रखना है, नाबार्ड के बारे में, ठीक है, आपको सेपरेटली, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसी का एक हिस्सा है, तो आपको नाबार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। Which of the following personalities have been recently appointed? Which of the following personalities have recently appointed as part-time member? ये कौन क्या है आपका, एज अ पार्ट टाइम मेंबर करके, कहाँ पे, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, वहां पे इट हैज बीन लॉन्च फॉर द पार्ट टाइम मेंबर। तो भाई कौन बना है यहाँ पे ऐसे पार्ट टाइम मेंबर, तो रिमेंबर आपके ऑप्शन नंबर बी, जैसे आर, ठीक है, नारायण स्वामी एंड संजय कलपुर, ठीक है, उनको। अब देखो सेम थिंग हुई हुई, जैसे हमने एमओयूज किए हैं, उसी तरीके से जो अपॉइंटमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट्स भी क्या करके, अपॉइंटमेंट भी आपको करके रखने हैं, ताकि जो है आपका जो आंसर है, जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा तो वो सवाल आप अच्छे से मार्क कर पाओगे, चाहे एमओयू का सवाल हो चाहे अपॉइंटमेंट का सवाल हो। बोथ सेक्शन अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज एमओयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। कौन सी अपॉइंटमेंट आपको कब पूछ ले जाए, यू विल नॉट बी अवेयर, यू विल नॉट बी श्योर, इसलिए आपको जो है चीजें को क्रॉस वेरीफाई करके चीजों को अच्छे से जो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो दैट्स व्हाई से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसलिए मैंने कहा था आपको कि गवर्नमेंट इंडिया ने आज क्या किया है, अपॉइंट किया है, दैट इज संजीव कलपुर एंड आर नारायण स्वामी वाज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है।
फॉर हाउ मेनी ईयर, फॉर द 3 years, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। आपको, हाँ, which of the name the actor, आपको एक्टर का नाम बोल रहा है, नेम द एक्टर who has been recently appointed as, name the actor who has recently been appointed as the UPI safety ambassador, UPI, that is Unified Payment Interface safety ambassador of NPCI, ठीक है। आपको बोलना है मुझे, ठीक है, कौन से एक्टर है, ठीक है, जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंटेड किया गया है as the UPI safety ambassador of NPCI, ठीक है। यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ एनपीसीआई है, उसको अपॉइंटमेंट हुआ है किस एक्टर का, कौन सा एक्टर है जिससे ये अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। रेम्बो, वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड वेरी नोन पर्सनालिटी, दैट इज पंकज त्रिपाठी। कौन है सर? पंकज त्रिपाठी जो है, उनकी जो है पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अपॉइंटमेंट हो रखी है, ठीक है। नंबर, एनपीसीआई हैज अपॉइंटेड पॉलिट एक्टर पंकज त्रिपाठी as the UPI safety ambassador to strengthen the safety awareness on and security of digital payment platforms। ठीक है, याद कर लो। अभी ना जैसे जैसे हम इंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उस तरफ ना डिजिटल सेफ्टी एक वन ऑफ द कोर इशू बनता जा रहा है। लोगों को जो है अवेयरनेस करनी होगी, लोगों को जो है खुद को जगाना होगा, ताकि जो डिजिटल सेफ्टी है ये अच्छे से क्या हो सके, इंश्योर हो सके, ठीक है। डिजिटल सेफ्टी करना, अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो पर्सनैलिटीज होती है, लाइक पंकज त्रिपाठी जी होते हैं, वो पर्सनैलिटी जो पब्लिक फेम में बहुत ज्यादा फेमस होती है, अगर वो पर्सनैलिटीज आगे आके सारी चीजें लोगों को बताती है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा अलग होता है। यहाँ पर जो है मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहूंगा, कौन से बॉलीवुड के और एक एक्टर है, वन मोर बॉलीवुड एक्टर, जिनको भी एज अ एक इंडिया में जो वोटिंग होने वाला है, ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव इलेक्शन ईयर 2024 विल बी इलेक्शन, वहां पे इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पे ना वोटिंग के अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए, ठीक है, या फिर वो बंदा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो कैंपेन वो चलाए, उसको उस वोटिंग कैंपेन चलाने के लिए कौन से हीरो को, बॉलीवुड एक्टर को चॉइस कर लिया है या फिर अपॉइंटमेंट कर लिया है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, ये कौन सा होगा? अगेन वेरी फेमस पर्सनालिटी, सबको बारे में, सबको उसके बारे में पता होगा, दैट इज राजकुमार राव। राजकुमार राव इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनको जो है सिलेक्ट किया गया है ताकि वो इंडिया में जो लाइक इलेक्शन है, लाइक पीपल शुड वोट, जो इलेक्शन कैंपेन है, लोगों ने वोट तो करना चाहिए, ठीक है, तो दैट वोटिंग कैंपेन को प्रमोट करने की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, that is आपको राजकुमार राव के ऊपर दिख जाएगी, ठीक है। अगेन वेरी फेमस पर्सनालिटी, ठीक है। नाउ हाँ, पंकज त्रिपाठी साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इफ यू लुक एट द 2018, ठीक है, 2018 में ही हैज वोन द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। देन वेरी फेमस मूवी फॉर दैट पर्पस, पंकज त्रिपाठी साहब हैज like have received this particular award, ठीक है। नाउ इवन इफ 2023 में अगर देखोगे, ठीक है, 2023 में भी व्हाट ही ओन द सेकंड नेशनल फिल्म अवार्ड। ओके, अब यहाँ पे कौन सी मूवी के लिए मिला है? मिमी, ठीक है, विच इज अ मूवी जहाँ पर उनको ये मिला है, मूवी मिमी, मूवी मिमी जो एक मूवी है, उसके लिए जो पंकज त्रिपाठी साहब जी को सेकंड नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी याद कर लेना, और राजकुमार राव साहब का जो है वो भी याद कर लेना, बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। आपको देखना है यहाँ पर स्पेसिफिकली बात चल रही है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव के, चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे किसके बारे में बातचीत चल रही है? चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इनके बारे में बातचीत है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज। अब ना एक बात समझो आप, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड है, दैट म्यूचुअल फंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड, वाई म्यूचुअल फंड इज इंपॉर्टेंट, तो अभी मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड के सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन अगर आप देखोगे तो कहाँ पे मिलेंगे आपको, दैट विल बी इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे अभी ही हमने जो क्या किया है उसके ऊपर डिस्कशन भी किया है। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, ठीक है, तो उनके, मुझे आपको क्या सवाल पूछना है कि उनके
चीफ एग्जीक्यूटिव, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो किसको अपॉइंट किया गया है? रिमेंबर दैट चीफ एग्जीक्यूटिव इज कौन अपॉइंटेड हुआ है? दैट इज ऑप्शन नंबर योर सी, दैट इज वेंकट, ठीक है, वेंकट नागेश्वर, ठीक है, चलसानी, वेंकट नागेश्वर चलसानी। इनको जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। अगेन ये जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ना अभी देखो म्यूचुअल फंड तो और ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तब ये जो है आपको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपको एक बैंक के बारे में बोलना है। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली साइन अ पार्टनरशिप विद इंडियन शटलर, इंडियन शटलर, ठीक है, प्रणय हसीन सुनील कुमार, ठीक है, फॉर द ब्रांड प्रमोशन। कौन है जिन्होंने, कौन से बैंक ने जो है एज अ ब्रांड प्रमोशन के लिए उनको बोला है? इंडियन शटलर को बोला गया है फॉर द ब्रांड प्रमोशन। आपको क्या लगता है? देखो ब्रांड प्रमोशन हो या फिर आपके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हो, दे आर वेरी मच इन न्यूज। और आपको जो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछते हैं तो आपको अवेयरनेस होना जरूरी है, बिकॉज इससे पहले एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। अगर आप लास्ट फ्यू लेक्चर देखोगे तो मैंने वहां पे बहुत बड़ी लिस्ट भी दे के रखी है व्हेन इट कम टू ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। Now, remember what is your correct answer? Your correct answer is option number B is your correct answer. Option B is your correct. फेडरल बैंक, इसका है फेडरल बैंक द्वारा जो है ये पर्टिकुलरली अपॉइंट किया गया है उनको एज द ब्रांड फॉर द ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। नाउ ये प्रणय हसीन सुनील कुमार, ठीक है, एच एस प्रणय, ये फॉर देयर ओन, कौन है ये, कौन स्पोर्ट के रिगार्डिंग ये इंडियन शटलर है, ठीक है। एंड फेडरल बैंक ने जो है इनके साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है, ताकि जो बैंक की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, टू प्रमोट द बैंक स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन वेरियस डोमेन टू एनहांस द ब्रांड इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलरली उनको अपॉइंट करके रखा है। आगे बढ़ते हैं, हु इज रिसेंटली बिकम अ फ्लीट कमांडर ऑफ इंडियन नेवी ऑफ वेस्टर्न फ्लीट। कौन बना है? देखो अपॉइंटमेंट चल रही है, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रूल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो कौन बना है भाई? रिमेंबर आपके ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेयर एडमिरल, ठीक है, रेयर एडमिरल सीआर, ठीक है, प्रवीण नायर, प्रवीण नायर, ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है वो बनी है, ये जो आपके कमांडर के उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट, जो आपकी इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट है उसके एज कमांडर है, उनके एज अ कमांडर करके उनको जो है चॉइस मिला है, इट इज रियल एडमिरल सीआर प्रवीण नायर, ठीक है। नाउ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीजें क्या है आपके इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ आपको, व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन नेवी डे, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है, हमने एक वीडियो भी किया है, उस वीडियो में भी मैंने समझाया था कि हम इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता है कि व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन नेवी डे? डू मार्क इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताओ कि क्या आपको पता है क्या नेवी डे हम कब मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन नवंबर 2023, इन नवंबर 2023 दैट हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट, फर्स्ट एथलीट कौन बना है टू रिसीव, will become the first athlete to receive the Council of Fashion Designer of America फैशन आइकॉन अवार्ड, ठीक है, फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका फैशन आइकॉन अवार्ड, ये किसको मिला है? एंड दैट इज फर्स्ट एथलीट हु हैव बीन रिसीव्ड दिस। अगेन द वेरी फेमस आई कैन से क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन, क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, एंड एथलीट जिनको मिला है वो भी बड़े ही फेमस है, ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन, दैट इज द सेरेना विलियम्स, ठीक है, हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, पर्टिकुलर सेरेना विलियम्स है, उनको जो पर्टिकुलर ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब देखो जो ये पर्टिकुलर अवार्ड है, शी बिकम द फर्स्ट एथलीट टू रिसीव दिस अवार्ड, ये भी याद कर लो, ठीक है। कौन सा अवार्ड है? फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका फैशन आइकॉन अवार्ड 2030, ठीक है। क्या नाम लेके रखा है? फैशन आइकॉन अवार्ड 2030। तो फैशन आइकॉन अवार्ड 2030 जीतने वाली शी इज द फर्स्ट, शी बिकम द फर्स्ट एथलीट टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड, ठीक है। नाउ she received the award from American socialist Kin Kardashian, ठीक है। नाउ अब ये जो पर्टिकुलरली पर्सनालिटी आपके विलियम्स, ठीक है, वेरी फेमस प्लेयर, बहुत ही ज्यादा उम्दा एथलीट है,
ठीक है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जो है उनके नाम के ऊपर भी है। आगे बढ़ते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली ओन 9th एडिशन ऑफ, देखिए कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन ऑफ कलाकार पुरस्कार अवार्ड। जो कलाकार पुरस्कार अवार्ड है आपका, ठीक है, उसका 19th एडिशन, ठीक है, वो कौन सी पर्सनैलिटी है, जो नीचे मैंने यहाँ पे पर्सनैलिटी दे रखी है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी दे के रखी है। तो विच पर्सनैलिटी आउट ऑफ दिस, विच पर्सनैलिटी हैज ओन, दिस पर्सनैलिटी हैज ओन द 19th एडिशन ऑफ कलाकार पुरस्कार अवार्ड। कलाकार पुरस्कार अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? Remember, this award has been received by the, ठीक है, अपोलिनस डी स्क्वेच। इनको जो पर्टिकुलर ये अवार्ड मिला गया है, ठीक है, अपोलिनस डी साउल्स, उनको जो है पर्टिकुलर ये अवार्ड मिला गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है, ठीक है, अगेन वेरी फेमस अवार्ड है, कलाकार पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड की स्टार्टिंग जो है, दिस अवार्ड इज अवार्ड वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 2020, सॉरी 2004 से जो इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देश किसके लिए? ठीक है, तो जो प्रताप नाइक, ठीक है, उनके अंदर चल रहा एंड हिज फैमिली। नाउ इट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर फॉर द कोकणी इंडिविजुअल of a Karnataka, ठीक है, has been presented every year to the, ठीक है, Konkani individual of a Karnataka region in recognized for of his or her achievement in the field of music, याद करना, field of music, field of dance, field of drama, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये जो पर्टिकुलर कलाकार लाइक अवार्ड है, दैट्स व्हाई दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कलाकार पुरस्कार, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, यस, तो सोचो इसके लिए में एंड देन ट्राई टू मार्क द आंसर। चलो आपको अपनी थोड़ा बहुत तो अभी आपको आइडिया आ चुकी है किस तरीके से जो है चीजों को आपको हैंडल करना है, किस तरीके से जो है चीजों को आपको डील करना है। ठीक है, देखो क्या सवाल है आपका। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, नीचे कुछ पर्सनैलिटी के नाम दिए रखे हैं आपको, तो आप रीड कर पाओगे। तो द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज रिसेंटली, that has recently inducted into ICC, ठीक है, हॉल ऑफ द फेम ऑफ द ईयर 2030। जो आईसीसी का हॉल ऑफ द फेम फॉर द ईयर 2030 है, उसमें किन पर्सनैलिटीज को जो है अभी ऐड किया गया है। ठीक है, रिमेंबर व्हिच पर्सनैलिटी हैज बीन एडेड, तो ऑल दिस इज 30%, तीनों की तीनों पर्सनैलिटीज जो आपको यहाँ पर मिलती है ना, तीनों की तीनों पर्सनैलिटीज वहाँ पे क्या है आपके एडेड है। ठीक है, ऑल दिस थ्री पर्सनैलिटीज आपको ऐड हुई हुई मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर कहाँ पे, नेशनल आईसीसी हॉल ऑफ द फेम ईयर है 2030, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है ना, अब इसमें ना मैंने कुछ और भी पॉइंट ऐड करके रखे हैं। ठीक है, इसमें और कुछ पॉइंट है वो भी ऐड करके रखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द थ्री लेजेंड्स। ठीक है, द थ्री लेजेंड्स प्रेजेंटेड इन आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ अ फेम कैप during the ICC Men's Cricket World Cup semi-final at Wankhede Stadium, मुंबई। ठीक है, ऑन 15 नवंबर 2030। ठीक है, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, तीनों के तीनों आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, ऑल द पर्सनैलिटीज आपको वानखेड़े में ये मिल गई है। वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, अगेन वेरी फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर, आई होप आपको